Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. तो अभी आई थिंक और भी लोग आएंगे, लेकिन टाइम तो हो गया है। चलिए तो लास्ट क्लास में अपन लोग बात कर रहा था कि मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया या बताया वो ये था कि अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है बाहर से, मान लेते हैं वो ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, और वो बाहर से कोई भी एनर्जी गेन करता है तो ये बात पक्की है कि अगर वो एनर्जी सफिशिएंट है तो वो सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एनर्जी गैप के बेसिस पे, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो अगर कोई भी एटम है जो कि ग्राउंड स्टेट में है उसको आप बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये बेसिक आइडिया हमने आपको लास्ट क्लास में दिया था, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया था कि एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन हाइयर ऑर्बिट्स में चला जाता है, मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। और दूसरा काम क्या हो सकता है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, टेम्पररी, क्योंकि परमानेंट तो हो नहीं सकती, क्योंकि हाई एनर्जी स्टेट है। तो कोई भी चीज़ अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहेगा, तो ऑफ कोर्स अगर आपका इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया तो ये काम जरूर हो सकता है कि भाई वो जैसे ही उसे मौका मिलेगा तो वो एनर्जी रिलीज करते हुए वापस से, जैसे हाइयर स्टेट में है n=4, तो जैसे ही वो 4 से 3 में आएगा या 4 से 2 में आएगा या 4 से 1 में आएगा या 3 से 2 में आएगा या 3 से सीधा 1 में आएगा या 2 से 1 में आएगा, इन सब केसेस में उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी। एंड अगेन द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जो भी एनर्जी उसकी डिक्रीज करेगी इन बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, वो एनर्जी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं आपको मतलब लास्ट क्लास में बताया था वो ये था कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन जनरली एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अगर कोई भी एक गिवन पैरामीटर है, लैम्डा पता है या न्यू पता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि लैम्डा और न्यू के किस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मैं कहूँ कि वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्लास का जो मेन गोल था वो ये था कि भाई एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एनर्जी इमिटेड जो है वो ईएम रेडिएशन की फॉर्म में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन की फॉर्म में है, ठीक है, हाई एनर्जी रेडिएशन जिन्हें हम बोलते हैं। तो हमें सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि ये क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। दूसरा, इनमें कौन कौन से फैक्टर वेरी करते हैं, जैसे लैम्डा और न्यू, हमने लैम्डा और न्यू फैक्टर्स का हमने इस्तेमाल किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनाने में, ठीक है। और फाइनली फिर हमें बात करनी थी कि इनके अंदर एनर्जी का जो वेरिएशन है वो किन फैक्टर्स के बराबर होगा। तो प्लांक्स की थ्योरी जो थी उसके थ्रू हमें पता चला कि जो एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वो उसके फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और वो इसी ऑर्डर में E=hν या hc/λ के ऑर्डर में ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है या इमिट कर सकता है, ठीक है। अब लैम्डा के हिसाब से क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया तो ऑफ कोर्स लैम्डा के बेसिस पर हमें पता चल जाएगा कि हमारी एनर्जी जो रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वो एक्स रे में के ऑर्डर में है या गामा रेज के ऑर्डर में है या विजिबल रेंज में है, किस रेंज में है, ये हमें बेसिक आइडिया मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से, ठीक है।
तो लास्ट क्लास में हम लोग इतनी बात कर रहे थे और ये हमारा मेन मुद्दा था लास्ट क्लास को समझने का। ऑल्दो हम थोड़े डेविएट हुए, हमने और भी बातें की जो कि हमें जरूरत नहीं थी, बट मेन मुद्दा यही था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, और जब हायर से लोअर में आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिलीज करता है। ठीक है, दैट मीन्स जब सारा काम एब्जॉर्प्शन का और मैं कहूँ कि इमिशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की टर्म्स में ही होना है, तो हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए ना भाई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में की एनर्जी कितनी होती है। अगर मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया तो मेरी कितनी एनर्जी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जब तक मुझे ये पता नहीं होगा तब तक ऑफ कोर्स मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, ओके। तो हमने लास्ट क्लास में जो बेसिस बनाए उनमें क्या क्या था, उनमें ये था कि भैया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पहला पॉइंट था कि वो ट्रांसवर्स नेचर के हैं, पहली चीज। दूसरी चीज थी कि उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और तीसरी चीज हमने देखी थी एज पर प्लांक्स थ्योरी कि प्लांक के हिसाब से अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर एनर्जी को निकालना चाहूँ तो वो एनर्जी उनकी फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है, और फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ c के बराबर है तो hc बाई लैम्डा के बराबर आती है। इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। ठीक है, ओके, किसी को कोई भी दिक्कत? चलिए, ठीक है। हमने कुछ और बातें की थी लास्ट क्लास में डुअल नेचर वाली, वो आप अभी के लिए भूल जाइए। आप केवल इतनी पोर्शन को समझिए, क्योंकि इतने पोर्शन से अपन लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, तब जब हमें इतना आइडिया लग गया कि हमारी जो एनर्जी एब्जॉर्ब है या एनर्जी इमिटेड है उसकी वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर सकते हैं। अब स्पेक्ट्रम को आप समझिए कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, समझिए। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास मान लेते हैं एक सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस है, मान लेते हैं एक डिब्बे के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस का सैंपल भर रखा है, ठीक है, और मैं इसके ऊपर ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसे सन के पास, सन से जो एनर्जी आ रही है उसमें हम मान सकते हैं कि 0 से इन्फिनिटी सारी ही लैम्डास है, मतलब पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो सोचिए सन से जो एनर्जी आ रही है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻0 मीटर तक की सारी लैम्डास की वेवलेंथ सन की तरफ से आ रही है। ऐसे रेडिएशन को जिसमें 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की सारी वेवलेंथ होती है दैट इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है, स्पेक्ट्रम निकालने का। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे हम इसको पास कराते हैं हाइड्रोजन गैस के न्यूट्रल स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से, तो होता क्या है कि जब हम फाइनली इसको देखते हैं कि भैया इस स्पेक्ट्रम में क्या चेंजेस हुए, तो हमें ये मिलता है कि जो पूरा पूरा ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है उसमें से कुछ जो क्या कहते हैं लैम्डास हैं, कुछ लैम्डास हैं जो कि गायब हो जाती है, मतलब बीच बीच में आपको खाली लाइंस देखने को मिलती है ऐसे। ठीक है, ये लैम्डा जो गायब हुई, ऑफ कोर्स इन लैम्डा की करस्पॉन्डिंग एनर्जी किसने एब्जॉर्ब की होगी, इसकी लैम्डा की करस्पॉन्डिंग एनर्जी एब्जॉर्ब की है आपके एटम ने, जो कि ग्राउंड स्टेट में था। एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही वो किस स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट है, और ये एनर्जी किसने एब्जॉर्ब कर ली है, आपके एटम ने। एटम ने एब्जॉर्ब क्यों की होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट में जा सकता है। तो जितना एनर्जी गैप है फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट और 5 में, उनके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डास है वो गायब होते हैं। समझ में आ रही बात? इन दिस स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम हमने लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज कर रखा है, दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि अरेंजमेंट तो लैम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। तो कौन कौन सी वेवलेंथ को आपका जो एटम है वो खा जाता है और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उन सबको लैम्डा के ऑर्डर में आपने अरेंज कर दिया तो आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ओके, क्लियर है सबको बात? ओके, तो पहले मेरे पास एक ब्राइट बैकग्राउंड था, मतलब सारी लैम्डास थी। मैंने जैसे उस सारी लैम्डास को पास किया आपके सैंपल के अंदर से, ग्राउंड स्टेट पे एटम के अंदर से, तो उस एटम की जितनी भी एनर्जी गैप होगा 1-2 के बीच में, 1-3 के बीच में, 1-4 के बीच में, उनके करस्पॉन्डिंग जितनी भी hc बाई लैम्डा होंगी उनको वो एब्जॉर्ब कर लेगा और वो खुद चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, और वो जो लैम्डास हैं वो हमारे ब्राइट बैकग्राउंड से गायब हो जाएंगी। वहां पे हमें डार्क डार्क लाइंस मिलेंगी। ऑल दीज डार्क लाइंस collectively when arranged in increasing order of lambda are known as what? Absorption spectrum of hydrogen, अगर हाइड्रोजन गैस है तो। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है नहीं? बोलो, क्लियर? यस सर। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि अब जैसे हम जानते हैं कि कोई भी चीज अगर एक्साइटेड स्टेट में है तो वो टेम्पररी है, परमानेंट तो है नहीं। दैट मीन्स जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में होगा तो फिर वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करेगा अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, और वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो आपके सारे के सारे H स्टार मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब एक्साइटेड स्टेट वाले मॉलिक्यूल्स हैं, वो जाएंगे अब नॉर्मल स्टेट में, और नॉर्मल स्टेट में जाएंगे तो वो अलग अलग रेडिएशंस को छोड़ेंगे। ठीक है, तो मेरे पास तो कोई रेडिएशन था नहीं इनिशियली। ठीक है, ऊपर वाले केस में तो हमने इनिशियली मतलब मैं कहूँ कि सारे लैम्डास ले लिए थे, और उनमें से जो जो लैम्डा एब्जॉर्ब की वो हमें मिल गया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बट नीचे वाले केस में तो कोई अभी हमने बाहर से सोर्स लिया नहीं। अब सोर्स कौन है? अब सोर्स है आपका खुद जो सैंपल है वो, क्योंकि अब सैंपल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं 4th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो डायरेक्ट 1 में जा सकता है, 4 से 3 में जाए, फिर 3 से 2 में जाए, फिर 2 से 1 में जाए, 4 से 3 में जाए, फिर सीधा 3 से 1 में चला जाए। तो ऐसे अलग अलग लैम्डास आपको देखने को मिलेंगे। तो वो कैसे दिखेंगे आपको? क्योंकि कुछ भी नहीं था तो एकदम डार्क बैकग्राउंड, मतलब डार्क बैकग्राउंड को मैं कैसे बनाऊं? ऐसे बना सकता हूँ कि पूरा का पूरा डार्क है, मतलब कुछ भी नहीं है, एक भी वहां पे लैम्डास अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो मैं पूरा ही डार्क कर देता हूँ, जैसे ये मैं डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कोई लैम्डा यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो इस डार्क बैकग्राउंड में आपको क्या मिलेंगे? जितनी लैम्डास वो अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के जाते वक्त छोड़ेगा, वो सारी लैम्डास आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उनको आप अरेंज कर दीजिए, तो मैं वाइट कर देता हूँ। तो मान लेते हैं एक यहाँ पे छोड़ा तो 1 लाइन, यहाँ पे छोड़ा 2 लाइन, यहाँ पे छोड़ा 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, इस टाइप की लाइंस आपको देखने को मिलेंगी डार्क बैकग्राउंड में। एंड यहाँ पे भी क्या है, लेमडा जो है वो इंक्रीजिंग है, लेमडा जो है वो बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में। दिस स्पेक्ट्रम इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रम। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, ओके, ठीक। हाँ, तो पहले क्या है, आपके पास सारी लेमडास थी, आपने वो सारी लेमडास चला दी आपके न्यूट्रल एटम के ऊपर, तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल थे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट वाले, वो सारे हो सकते हैं। तो कुछ लेमडास गायब हो गई, उनको मैंने ब्लैक लाइन से दिखाया, और जब मैंने उनको एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो एक स्पेक्ट्रम बन गया, फिर उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लेकिन जब हमारे पास क्या कहते हैं एक्साइटेड स्टेट में एटम्स हैं, तो एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा, डायरेक्टली आ सकता है, इनडायरेक्टली आ सकता है, बट हर एक क्या कहते हैं ट्रांजिशन में कुछ ना कुछ लैम्डास रिलीज होंगे, और जो लैम्डास रिलीज होंगे उनको अगर मैं लैम्डा के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं तो वो कहलाता है आपका इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, अब कौन सा स्पेक्ट्रम आपका मेन बेस होगा जिससे आपको एग्जैक्ट वेरिएशन पता चलेगा? ऑफ कोर्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो एक कांस्टेंट, मतलब मैं कहूँ कि उसमें उतना ज़्यादा वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। क्यों?
क्योंकि ग्राउंड स्टेट से आप 1 से 2 पे जा सकते हैं, या 1 से 3 पे जा सकते हैं, या 1 से 4 पे जा सकते हैं, मतलब 1 कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन सोचिए 1 से 4 जाने का एक ही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो सकता है, बट 4 से 1 आने के बहुत सारे इमिशन स्पेक्ट्रम हो सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट 4 से 1 पे आ सकते हैं, आप पहले 4 से 2 पे आए, फिर 2 से 1 पे आए, ठीक है, तो बहुत सारी लाइंस मिलेंगी। तो ऊपर जाने का मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो सिंगल लाइन है, ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम में वही एक लाइन के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी लाइंस मिलेंगी आपको, ठीक है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 से 4 पे जाने के लिए तो आपके पास एक ही लाइन थी जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, लेकिन 4 से 1 आने में देखो कितनी सारी लाइन है। 4 से डायरेक्टली 1 पे आ गए आप, एक लाइन, 4 से पहले 2 पे आए, फिर 2 से 1 पे आए, 2 और 3 हो गया, 4 से पहले 3 पे आए, फिर 3 से 2 पे आए, फिर 2 से 1 पे आए, या फिर 3 से डायरेक्ट 1 पे आए। तो इतनी सारी लाइंस मिल सकती हैं आपको अलग अलग, ठीक है। तो अगर मुझे एनालिसिस करनी है और मुझे ज्यादा बेटर रिजल्ट चाहिए एनर्जी गैप के बारे में, देन ऑफ कोर्स मेरा बेसिस जो होगा वो क्या होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। मतलब मैं हमेशा बाहर से अंदर की तरफ आऊंगा, मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आऊंगा, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक आते वक्त इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस मैक्सिमाइज होते हैं। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक जाते वक्त ट्रांजिशन एक ही पॉसिबल है, एक 1 से n पे जाना, बात खत्म। लेकिन n से 1 पे आते वक्त आपके पास ऑप्शन है, आप पहले n से n-1 पे जा सकते हैं, n से आप 5th ऑर्बिट पे जा सकते हैं, 5th से फिर 1 पे आ सकते हैं, ठीक है, 5th से 3 पे जा सकते हैं, 3 से फिर 1 पे आ सकते हैं। दैट मींस इमिशन स्पेक्ट्रम विल गिव यू व्हाट, मोर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आ रही बात? ओके, कलेक्टिवली दीज स्पेक्ट्रम्स आर नोन एज व्हाट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगर ये गैस हाइड्रोजन है और मैंने हाइड्रोजन गैस को ले रखा है तो किसी को कोई भी दिक्कत है समझने में, बताएं। क्लियर? सर हम्म, सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सर जो लैम्डास गायब हो गए थे सर, हम्म। और सर ये इमिशन स्पेक्ट्रम में सर जो लैम्डास पाए हैं सर वो क्या सेम होंगे? नहीं, सेम कैसे होंगे? मैं वही तो बता रहा हूँ तुम्हें कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में 1 से 4 जाते वक्त एक ही लैम्डा गायब होगा, जी ठीक सर। है, लेकिन इमिशन स्पेक्ट्रम में 4 से 1 आते वक्त क्या एक लैम्डा है? नहीं भरपूर सर। लैम्डा है। कितने सारे जी सर। लैम्डा हो सकते हैं? सो ऑफ कोर्स दीज टू आर नॉट सेम। ओके सर। चलिए, तो अगर मुझे इन स्पेक्ट्रम्स को समझना है, ठीक है, जिनको मैं कलेक्टिवली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम्स बोल सकता हूं, तो अब मैं वापस से अपने टॉपिक पे जा सकता हूं। टॉपिक क्या था कि भाई मेरे पास अलग अलग ऑर्बिट्स की अलग अलग एनर्जी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 1, याद करिए, n इक्वल टू 2 पे एनर्जी थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, n इक्वल टू 3 पे एनर्जी थी हाइड्रोजन एटम के लिए कितना, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू 4 पे एनर्जी थी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऐसे आगे बढ़ते जाइए, जीरो यहाँ के यहीं कहीं हो जाएगा, सो दिस इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, उसने एनर्जी खाया, तो वो एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। कलर चेंज कर देता हूँ। तो अगर उसने इलेक्ट्रॉन खाया और मतलब एनर्जी ली, तो वो हाइयर मतलब स्टेट में जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। लेकिन हम जो बेसिस बनाएंगे वो है इमिशन स्पेक्ट्रम का। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में हम क्या देख सकते हैं, हम फर्स्ट पे आने की सारी सारी मतलब चीज़ों को एक साथ स्टडी कर सकते हैं कि 2 से 1 पे आया, ठीक है, 3 से 1 पे आया, 4 से 1 पे आया, 5 से 1 पे आया, इन सबको एक साथ हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मेरा एक चीज n इक्वल टू 1 फिक्स हो जाए और सेकंड चीज 2 3 4 5 6 7 8 9 हो, देन दिस पर्टिकुलर थिंग या दिस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम और सीरीज इज नोन एज लाइमन सीरीज। समझ में आ रही बात? तो इस टाइप से 2 पे भी हम यही काम कर सकते हैं, 3 से 2 पे आया या 4 से 2 पे आया या 5 से 2 पे आया, देन दिस इज अगेन अ सीरीज ऑफ लैम्डास। तो हमें ये सारी सीरीज को अलग अलग आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है बात?
ओके, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज बेस्ड ऑन व्हाट? पहली चीज, इमिशन स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है, एब्जॉर्प्शन पे नहीं। क्यों इमिशन स्पेक्ट्रम पे बेस्ड है? क्योंकि भैया इमिशन स्पेक्ट्रम पे हमें एक मतलब सेम एनर्जी गैप में ज्यादा एनर्जी लाइंस मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज, ये बात तो पक्की है कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स आपकी जो भी एनर्जी गैप है, मतलब आप अगर 3 से 1 पे आ रहे हैं, तो जो भी आपका एनर्जी गैप है 3 और 1 के बीच में कितना है? 1.5 और 13.6 के बीच में जो भी गैप है, उतने गैप के करस्पॉन्डिंग लैम्डा आपका बाहर निकलेगा, ठीक है। समझ में आई बात? दैट मीन्स मैं क्लियरली ये बात लिख सकता हूँ कि द एनर्जी गैप डेल्टा ई एन शुड बी इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा, ये बात पक्का है। और डेल्टा ई एन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि भैया मॉड ऑफ एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, ऐसे आप बोल सकते हैं। आपको गैप से मतलब है, गैप कभी नेगेटिव नहीं होता है, गैप इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं बोलूं 2 और 5 के बीच में कितना गैप है, तो आपका आंसर होगा 3। मैं बोलूं -2 और -5 के बीच में कितना गैप है, तो आंसर विल बी 3, ठीक है। सो 3 का ही गैप है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। तो वही है कि जितना भी एनर्जी आपका कम हो रहा है, उस एनर्जी को आप निकाल लीजिए, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, ठीक है, प्लस माइनस साइन नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो उस मैग्नीट्यूड के बराबर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा वो बाहर निकलेगा। सो दैट एनर्जी डिफरेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। इतनी बात सबको क्लियर है? ओके, चलिए चलिए, तो अलग अलग सीरीज में मैं मतलब बना सकता हूँ इमिशन स्पेक्ट्रम में, ठीक है। उसके लिए मैं एक डायग्राम अगले पेज पे बनाता हूँ। सो ऑफ कोर्स हम जो स्टडी कर सकते हैं वो सीरीज फॉर्मेट में कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को फिक्स कर देंगे, ठीक है। जैसे n1 मैंने फिक्स कर दिया और n2 को मैं वेरी करा दूंगा, ठीक है। अब फिक्स कहाँ से कर सकते हैं? जैसे मैंने n1 1 फिक्स कर दिया, तो n2 2 3 4 5 ऐसे हो सकता है। मैंने n1 को 2 फिक्स कर दिया, तो हाइयर ऑर्बिट 3 4 5 6 हो सकता है। n1 को मैंने 3 कर दिया, तो हाइयर ऑर्बिट 4 5 6 7 ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो आपका एक पर्टिकुलर एंड है वो फिक्स है कि आपको ग्राउंड स्टेट पे आना है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट पे आना है या सेकंड ऑर्बिट पे आना है या थर्ड ऑर्बिट पे आना है, और उसके अलावा बाकी जो हाइयर ऑर्बिट्स है वहां से आप उस ऑर्बिट पे आ रहे हो, ठीक है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्या कहते हैं सीरीज की बात की। तो मैं एक बार फिर से क्या कहते हैं डायग्राम बनाता हूँ एनर्जी का, ताकि आप सब बोल रहा हूँ, ओके। तो अगर एक तरफ मैं एनर्जी के वेरिएशन की बात करूं, दिस इज एनर्जी, और दूसरी तरफ मैं प्रोफाइल बनाता हूँ, तो दिस प्रोफाइल मतलब स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। बुक में आप देख सकते हैं, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अब क्या ही मतलब इसमें ज़्यादा क्या ही डायलॉग मारे, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग ये है, और मान लेते हैं ये आपका n इक्वल टू इंफिनिटी के करस्पॉन्डिंग है, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन। n इक्वल टू 1 के बाद n इक्वल टू 2 मैं यहाँ कहीं मान देता हूँ बीच में एनालिसिस के लिए। So this is your n equal to 2 and the value is minus 3.4 electron volt. Similarly, मैं यहाँ कहीं n equal to 3 मान लेता हूँ. So this is your n equal to 3 and this is corresponding to minus 1.5 electron volt. Then I can assume n equal to 4. So this is n equal to 4 और ये minus 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर मैं n इक्वल टू 5 मानूं तो बताइए कितनी एनर्जी आएगी n इक्वल टू 5 में? क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं, En इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। तो 5 के लिए कितना आएगा? 13.6 डिवाइड बाई 25, तो कितना आएगा वो? चलिए एक बार लिख ही लेते हैं कैलकुलेट करके। सो 13.6 डिवाइड बाई 25, सो 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली चलिए एक और मान लेते हैं, और भी पास में आना पड़ेगा। सो n इक्वल टू 6 और बाकी पर बहुत सारी इंफिनिटी तक। और 6 के लिए कितना आएगा? 13.6 डिवाइड बाई 6 स्क्वायर मतलब 36, वो आएगा 0.37 मतलब 38, 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
सो दी आर द मैं कहूँ एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो पहली सीरीज जो बनेगी उसकी अगर मैं बात करूं, चलिए मैं वो रेड से बना देता हूँ। पहली सीरीज जो है इमिशन स्पेक्ट्रम में वो ये है कि आप किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आइए, मतलब n1 को मैंने फिक्स कर दिया 1 और n2 को मैं वेरी करा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑर्बिट में आने के तरीके क्या है, 2 से 1, बिल्कुल ये एक तरीका हो सकता है, 3 से 1 ये भी एक हो सकता है, 4 से 1 ये भी एक हो सकता है, 5 से 1, देन अगेन 6 से 1, ऐसे ये सारे के सारे कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, एक सीरीज जिसका नाम है लाइमन सीरीज। ठीक है, क्लियर है बात, देख लीजिए, किसी को कोई भी परेशानी है तो बताइए। तो हम सब सारे के सारे ट्रांजिशन की स्टडी कलेक्टिवली तो कर नहीं सकते, तो इसलिए हमने उसको सीरीज में डिवाइड कर दिया, और सीरीज में हम उसे क्या बोल सकते हैं, तो यह लाइमन सीरीज है, पहली सीरीज है जो कि क्या बताती है आपको, जो आपको बताती है वेरिएशन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आने का। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो इतने सारे ट्रांजिशन पॉसिबल हैं। ठीक है, क्लियर है बात, बोलिए। जी सर। हम्म। सर हाँ बोलो। ये लाइमन सीरीज किसने डिस्कवर किया था? उसका नाम ही लाइमन है। ओके सर। तो लाइमन सीरीज जो है वो लाइमन ने ही डिस्कवर किया था 1898 के लगभग। ओके सर। ठीक है, ओके क्लियर है। और ये जो पहली लाइन है 2 से 1 वाली, हर एक सीरीज में जो पहली लाइन होगी वो कहलाती है अल्फा लाइन, मतलब फर्स्ट लाइन। तो कभी कभी ऐसे टर्म्स भी लिखे रहते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। तो पहली वाली लाइन है अल्फा लाइन, जैसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज। जो दूसरी लाइन है उसको हम बीटा लाइन बोल सकते हैं, फिर गामा, फिर डेल्टा, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। तो पता होना चाहिए फर्स्ट लाइन का मतलब है 2 से 1, सेकंड लाइन का मतलब है 3 से 1, फोर्थ लाइन का मतलब है, थर्ड लाइन का मतलब है 4 से 1। ठीक है, इस टाइप से। सो दिस इज नोन एज लाइमन सीरीज। ओके, अगला जो है वो क्या होगा, नो डाउट लाइमन सीरीज में एनर्जी गैप बहुत बड़े हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी गैप 2 से 1 में है और 2 से 1 इस पर कवर्ड है। मतलब लाइमन सीरीज जो है वो हाईली एनर्जेटिक होता है, और लाइमन सीरीज जो है वो हमेशा किस रेंज में पाया जाता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाया जाता है, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत बड़ा है। तो उसके जो लेमडास निकलते हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेंज में, यूवी रेंज में आते हैं, मतलब वो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, अगर हम अगली सीरीज की बात करें तो अगली सीरीज आपके पास हो सकती है बामर सीरीज, सेकंड सीरीज। और सेकंड सीरीज कहाँ से कहाँ होगी, हम n1 की वैल्यू 2 फिक्स कर देंगे, तो 3 से 2 पहली लाइन, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, सिमिलरली n से 2। तो ये जो पर्टिकुलर सीरीज है ये कहलाती है बामर सीरीज। ठीक है, क्लियर है। और ये बामर नाम के आदमी ने दी थी। ये सीरीज पहले डिस्कवर हो गई थी लाइमन से, क्यों, क्योंकि ये एकमात्र सीरीज है जो पूरी तरह से विजिबल रेंज में आती है। लाइमन सीरीज किस रेंज में आती है, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, क्योंकि एनर्जी गैप अब कम है, तो कम एनर्जी मतलब लैम्डा थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो अब आप विजिबल रेंज में आ जाएंगे। तो बामर सीरीज जो है वो लाल, काला, पीला, गुलाबी, हरा, नीला दिखेगा आपको। ठीक है, एक ट्रांजिशन से लाल फोटोन निकलेगा तो दूसरे से काला निकलेगा, तीसरे से पीला निकलेगा, इस टाइप से। ठीक है, तो बामर सीरीज जो एक सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, वो विजिबल रेंज में आती है, और बामर सीरीज का डिस्कवरी बामन ने ही किया है। ठीक है भाई साहब, अगर आपका सवाल बामर पे है तो बामर का नाम ही बामर है। ठीक है, चलिए क्लियर है, किसी को कोई भी दिक्कत समझने में तो बताए। नहीं सर। आइए, इसमें भी सेम बात है, कोई अलग बात नहीं है। पहली लाइन अल्फा लाइन है, दूसरी बीटा है, तीसरी गामा है। ये आपकी फर्स्ट लाइन है, अल्फा मतलब फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन क्या होगी बामर सीरीज में, 3 से 2। ओके, क्लियर। जी सर। अगली जो सीरीज है उसके लिए हम n की वैल्यू 3 को रख सकते हैं, तो 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, सिमिलरली 7 से 3, ये सब मिला के एक सीरीज बनाते हैं, एंड दैट सीरीज इज नोन एज पाश्चन सीरीज। ठीक है,
अगेन ये अल्फा लाइन है, फर्स्ट लाइन है। तो पास्टन सीरीज की फर्स्ट लाइन क्या होगी? 4 से 3 ट्रांजिशन, ठीक है। और पास्टन सीरीज किसने बनाई थी? पास्टन ने। और ये कहाँ पे वेरी करता है? ये बिलोंग करता है इंफ्रारेड रीजन में, क्योंकि अब एनर्जी गैप जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वो एनर्जी गैप क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। पहले वाले में एनर्जी गैप खूब बड़ा था लाइमन सीरीज में, बामर में छोटा हो गया, पास्टन में और भी छोटा हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं एनर्जी प्रोफाइल बनी हुई है आपके सामने। तो ऑफकोर्स धीमे धीमे एनर्जी घट रहा है, मतलब लैम्डा बढ़ रहा है। और लैम्डा अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लीजिए लास्ट क्लास का, उसमें क्लियरली आप देख पाएंगे कि आप पहले यूवी में थे, फिर आप और आगे बढ़े विजुअल में आए, फिर और आगे बढ़े कहाँ पहुंच गए? इंफ्रारेड में पहुंच गए, ठीक है। सो पास्टन सीरीज बिलोंग्स टू व्हाट? इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पास्टन सीरीज के बाद जो अगली सीरीज है जो कि आप देख सकते हैं वो n इक्वल टू 4 को फिक्स कर दीजिए। तो 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4, ये टाइप की सीरीज। एंड दिस सीरीज इज नोन एज ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। और ये भी किस रेंज में बिलोंग करती है? इंफ्रारेड, ठीक है, फार इंफ्रारेड वो IR में, ठीक है। तो ये आपकी ब्रैकेट सीरीज है। ब्रैकेट सीरीज के आगे जाओगे, अगर आपने n की वैल्यू 5 फिक्स कर दी है और उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हो तो 5 फिक्स कर दी, तो 6 से 5, 7 से 5, 8 से 5, ये जो सीरीज है दिस सीरीज इज नोन एज फंड सीरीज। पी साइलेंट है, पी फंड, वैसे तो पी फंड है लेकिन बोलते फंड है, FUND, ठीक है। और ये जो है ये सीरीज भी आपकी फार इंफ्रारेड में आएगी, मतलब इंफ्रारेड रीजन में ही आएगी। इसके बाद और भी सीरीज है, वो सब की सब सीरीज लेटर ऑन वाली किस में आती है? इंफ्रारेड रीजन में ही आती है, ठीक है। अगर आपने n इक्वल टू 6 को फिक्स कर दिया तो 7 से 6, 8 से 6, 9 से 6, 10 से 6, तब ये आपकी सीरीज जो है वो कहलाती है हमफ्री सीरीज। तो ये नाम है। अगेन लेटर ऑन सारे के सारे इंफ्रारेड रीजन में ही वेरी करते हैं। तो इतनी सारी सीरीजेस हैं आपके पास, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? बोलिए मानसी जी, क्या कहना है आपका? बोलिए। नहीं बोल रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, सो इम्पोर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमेशा ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है। फर्स्ट लाइन मतलब अल्फा लाइन। इसका मतलब क्या है कि अगर जो फिक्स वैल्यू है और उसके एक वैल्यू आगे से आप उसमें आ रहे हो, जैसे लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन क्या है? 2 से 1। बामर सीरीज की फर्स्ट लाइन क्या है? 3 से 2। पास्टन सीरीज की फर्स्ट लाइन क्या है? 4 से 3, ठीक है। ब्रैकेट सीरीज की फर्स्ट लाइन क्या है? 5 से 4। समझ रहे हो मेरी बात? तो फर्स्ट लाइन मतलब मिनिमम एनर्जी गैप वाली लाइन, मतलब फर्स्ट लाइन किसी भी सीरीज की फर्स्ट लाइन में क्या होगा? एनर्जी मिनिमम है। आप देख लीजिए लाइमन सीरीज पे कंसंट्रेट करिए, फर्स्ट लाइन की एनर्जी क्या है? सबसे कम। सेकंड लाइन की एनर्जी और ज्यादा बढ़ गई, देख रहे हो आप। थर्ड लाइन की एनर्जी थोड़ी और बढ़ जाएगी। दैट मीन्स फर्स्ट लाइन की एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है। तो जब भी फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन की बात आए तो आपको समझ में आना चाहिए फर्स्ट लाइन मीन्स मिनिमम एनर्जी इन दैट सीरीज। और मिनिमम एनर्जी मतलब न्यू मिनिमम एंड लेमडा मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी क्या होगा? एच न्यू या HC बाई लेमडा, ठीक है। तो अगर एनर्जी मिनिमम है तो लेमडा मैक्सिमम। तो हमेशा आपको ये पाया मिलेगा कि फर्स्ट लाइन की जो लेमडा होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई बोले कि कैलकुलेट द वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है? मिनिमम एनर्जी इन लाइमन सीरीज। मिनिमम एनर्जी का मतलब क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। समझ में आई बात? ओके, तो हमेशा याद रखिए फर्स्ट लाइन का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी की लाइन, मतलब सबसे छोटा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन उस सीरीज में, मतलब न्यू सबसे छोटा, लेमडा सबसे बड़ा। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जब पूछा जाएगा तब आपको फर्स्ट लाइन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा जाए तो भैया इन्फिनिटी से 1, मतलब सेकेंड एनर्जी जो क्या है आपकी 0 है, 0 से आप आ रहे हैं उस पर्टिकुलर एनर्जी सेट पे,
तो आपको एक एनर्जी 0 लेनी पड़ेगी, तब वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, उसकी न्यू मैक्सिमम होगी। मतलब वो आयोनाइजेशन टाइप का हो गया या सेपरेशन टाइप का हो गया। एनीवे, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताए। तो इसी चीज को समझने के लिए, हाँ बोलो। सर लाइमन सीरीज सर फिर से समझाइए सर, ज्यादा समझ नहीं समझ क्या में है नहीं आ रहा लाइमन भाई, सीरीज। समझ में नहीं आया आपका सवाल, धीमे धीमे बोलिए। लाइमन सीरीज सर, लाइमन सीरीज क्या है सर? आपके सामने बना हुआ है लाइमन सीरीज, क्या है क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते वक्त ट्रांजिशंस n इक्वल टू 1 पे इतने हो सकते हैं, जो रेड कलर से दिखाए हुए हैं मैंने, आप देख लीजिए। ठीक है, तो या तो आपका इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे आएगा, या 3 से 1 पे आएगा, या 4 से 1 पे आएगा, या 5 से 1 पे आएगा, या 6 से 1 पे आएगा। तो जितने भी लेमडास इन ट्रांजिशंस के करस्पॉन्डिंग है वो कलेक्टिवली क्या कहलाता है? लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में n1 की वैल्यू फिक्स है 1, और n2 की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस टाइप से। तो जब फाइनली आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आए तो वो लाइमन सीरीज का पार्ट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आए तो वो बामर सीरीज का पार्ट है, थर्ड में आए तो पार्शियन, फोर्थ में आए तो ब्रैकेट, फिफ्थ में आए तो फंड, सिक्स्थ में आए हम्फ्री, यही तो नाम है। ठीक है, ये लाइमन सीरीज नाम है जब आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसी भी nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में हो। और बताइए। ठीक है, तो एक तो आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है, कि अलग अलग सीरीज के क्या क्या नाम है। दूसरा आपको क्या याद करना पड़ेगा कि कौन सी सीरीज किस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट में मतलब वेरी करती है। जैसे लाइमन सीरीज जनरली अल्ट्रावायलेट रीजन में बिलोंग करती है। बामर सीरीज एकमात्र ऐसी सीरीज है जिसमें आपको कलर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो विजिबल रेंज में बिलोंग करती है। इसके अलावा जितनी भी सीरीज है, पार्शियन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, ये सब इंफ्रारेड में ही वेरी करता है। बोलिए, 2 मिनट देता हूँ मैं आपको। सर बोलिए। सर किसी भी सीरीज का वो लाइंस जो है वो नंबर ऑफ लाइंस इंफिनिटी होगा ना? हाँ बिल्कुल, इन्फिनिटी मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी एटम में कितनी ऑर्बिट्स होंगी आप बताइए, किसी भी Infinity एटम में। हाँ तो बस, तो फिर इन्फिनिटी होंगी तो इन्फिनिटी लाइंस आएंगी, वी कैन नॉट डिसाइड। ठीक है, यस सर। और बोलिए। चलिए, सो दिस इज द बेसिक आइडिया जो आपको मैंने दे दिया है। ठीक है, अब इंडिविजुअली कि कौन सी वाली लैम्डा आएगी लाइमन सीरीज में, कौन सी आएगी बामर सीरीज में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो n1 से n2 के बीच में हुआ उसमें कितनी एनर्जी आती है या कितना गैप आता है। चलिए, इंडिविजुअली भी मैं आपको लिखवा सकता हूँ अगर आप चाहें तो, जैसे एक एक करके लिख लीजिए। चलिए पहली सीरीज लिखते हैं। पहली सीरीज है कौन सी सीरीज? लाइमन सीरीज। ये तो मैंने मतलब पिक्चर से आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन अगर आप पिक्चर से नहीं समझ पा रहे हैं तो एक दो पॉइंट लिख लीजिए। तो लाइमन सीरीज में क्या लिखेंगे कि दिस इज द फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज, पहली चीज। तो ये पहली स्पेक्ट्रल सीरीज है ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन सीरीज। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? इट इज डिस्कवर्ड बाय व्हाट? लाइमन। वो तो बोलने की जरूरत है ही नहीं, जो सीरीज का नाम है वो उसके डिस्कवरर के ऊपर ही है, तो आपको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या है भाई, इसमें जो आपका क्या कहते हैं n1 की वैल्यू, मतलब ट्रांजिशन जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है? वो यही हो रहा है कि n2 से आपका इलेक्ट्रॉन किस पे आ रहा है? n1 पे आ रहा है। ठीक है, और n1 की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी 1, और n2 की वैल्यू फिर क्या हो सकती है? 2, 3, 4 इस टाइप से। सो n1 की वैल्यू मैंने 1 कर दी है, और n2 की वैल्यू जो है वो 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से। मतलब सेकेंड ऑर्बिट से 1 पे आना, और थर्ड ऑर्बिट से 1 पे आना, फोर्थ ऑर्बिट से 1 पे आना, फिफ्थ ऑर्बिट से 1 पे आना, ये सब फिक्स है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो फर्स्ट लाइन होगी वो क्या होगी?
वो होगी 2 से 1 पे आना। सेकेंड लाइन जो होगी वो क्या होगी, सेकेंड लाइन होगी 3 से 1 पे आना। थर्ड लाइन कौन सी होगी लाइमन सीरीज में, 4 से 1 पे आना। इस टाइप से ही आप वेरी कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन को ही आप क्या बोलते हैं, अल्फा लाइन। सेकेंड लाइन को क्या बोलते हैं, बीटा लाइन। थर्ड लाइन को क्या बोलते हैं, गामा लाइन। तो अल्फा बीटा गामा तो थोड़े बहुत याद कर ही लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइमन सीरीज। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दिस सीरीज बिलोंग्स टू यूवी रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब ये आपको जो भी लैम्डास होंगे वो दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि आपके जो लैम्डास है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट रेंज में बिलोंग करते हैं। क्यों करते हैं अल्ट्रावायलेट रेंज में, क्योंकि एनर्जी गैप बड़ा है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी गैप तो 1 और 2 के बीच में ही है। आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बना के दिखाया है, ठीक है। सो 1 और 2 के बीच में एनर्जी गैप मैक्सिमम है, यू कैन सी। 3 और 2 के बीच में उतना बड़ा गैप नहीं है जितना 1 और 2 के बीच में है। तो जिस सीरीज में 1 और 2 का गैप काउंटेड है उस सीरीज की एनर्जी बाय डिफॉल्ट ज्यादा है। तो ये लाइमन सीरीज के लिए आप लिख पाएंगे, ठीक है, समझ में आई बात, ओके। सिमिलरली फिर आप जी सर। इसकी बात कर सकते हैं, जैसे लाइमन सीरीज हो गया तो अब सेकंड नंबर पे आप बामन सीरीज की बात कर सकते हैं। अगेन आपको सेम चीजें लिखनी है, ठीक है। ये सेकंड मैं कहूँ की सीरीज है इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इस केस में क्या आपने आपने सेट कर रखा है, बामन नहीं बताया इसको, क्या सेट कर रखा है, n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 2 से ज्यादा। सो 3 4 5 6 कुछ भी ले लीजिए। अगेन जो फर्स्ट लाइन होगी उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है 3 से 2। सेकेंड लाइन जो होगी उसका मतलब क्या होगा, 4 से 2। थर्ड लाइन जो होगी उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है 5 से 2। ये आपकी अल्फा लाइन है, ये आपकी बीटा लाइन है, ये आपकी गामा लाइन है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि दिस सीरीज बिलोंग्स टू व्हाट, विजिबल रेंज। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर सवाल भी पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ ऑल द सीरीजेस विच सीरीज belongs to visible range. So this series belongs to visible range part of electromagnetic spectrum, ठीक है, बोलिए, ओके। सिमिलरली आप आगे की बातें कर सकते हो जो जो मैंने आपको ग्राफ में समझाया, ठीक है। तो लिखने को तो आप लिख ही सकते हो भाई डिटेल में। अब आगे आगे आप पास्टन सीरीज लिख लीजिए, फंड सीरीज लिख लीजिए, ब्रैकेट लिख लीजिए, हमफ्री लिख लीजिए, सेम काम होगा। पास्टन के लिए आएगा थर्ड सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, n1 की वैल्यू हो जाएगी 3, n2 की वैल्यू 3 से ज्यादा, 4 5 6 7 8, ठीक है। अगेन फर्स्ट लाइन आप डिफाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, क्योंकि बाकी सब तो रिपीट है और बाकी सारी सीरीजेस, ठीक है, ऑल अदर सीरीजेस बिलोंग्स टू इंफ्रारेड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में बिलोंग करती है, बामन सीरीज विजिबल रेंज में बिलोंग करती है, और उसके अलावा बाकी जितनी भी सीरीजेस है वो सब इंफ्रारेड रेंज में बिलोंग करती है, ठीक है, क्लियर। तो आगे की जितनी भी सीरीज है वो सब इंफ्रारेड में बिलोंग करेंगी। और मैंने ये ग्राफिकली भी आपको लिख ही रखा है, अल्ट्रावायलेट देख लीजिए, विजुअल रेंज, इंफ्रारेड 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 इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड मतलब बहुत ही ज्यादा लो एनर्जी। सो वही है, ये भी फार इंफ्रारेड है, ये भी फार इंफ्रारेड है, ठीक है। तो कुल मिला के इंफ्रारेड रेंज में ही बिलोंग करेंगी आगे की सीरीज, क्योंकि एनर्जी गैप देखिए कितना कम हो गया है, 0.85 से 0.54, 0.3 का गैप है, 0.54 से 0.38 कितने का गैप था, और भी कम हो गया गैप, कितने का है, 0.12 का गैप है, 1.6 का। अगली लाइन निकालोगे और भी छोटा गैप आएगा, तो गैप एकदम मिनिमाइज होता जा रहा है, मतलब एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम बचने वाला है हाइयर सीरीजेस में। तो वो इंफ्रारेड में ही बिलोंग करता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताएं भाई, ठीक है। अब हर एक सीरीज को डिटेल में आपको अगर लिखना है तो आप जरूर लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी लिखा है और
जो नोट्स वगैरह आपको मिले हैं उसमें भी लिखा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। बोलिए, कोई कुछ कहना चाहता है तो बिल्कुल कहें। सर आगे जाकर रेडियोएक्टिव रेस नहीं मिलेगा सर? भाई जो भी बोल रहा है धीमे धीमे बोलो यार, ठीक है। आगे जाकर वो IR रेस, आपने कहा था IR रेस ही मिलेगा आगे जाकर, पर रेडियोएक्टिव रेस नहीं मिलेगा सर? पता नहीं भाई आप क्या बोल गए, आप अपना डाउट लिख दीजिए ना भाई चैट बॉक्स में, ठीक है। यू कैन राइट योर डाउट, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आया, आप बोल रहे आगे जाके IR ऐसी, बस अब पता नहीं है एग्जैक्ट डाउट क्या है आपका। एनीवे, सो इम्पोर्टेंट बात क्या हो जाती है कि अब मैं इन लेमडास को निकाल पाऊँ, दैट मीन्स कैलकुलेशन कर पाऊँ, किसका, कैलकुलेशन ऑफ लेमडा, ठीक है, फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब मैं ये करना चाहता हूँ लेमडा या न्यू, क्योंकि लेमडा मिल गया तो न्यू तो मिल ही गया, ठीक है। तो लेमडा पे फोकस करते हैं। तो मैं लेमडा को कैसे निकाल पाता हूँ अगर मेरा इलेक्ट्रॉन कोई भी ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम N1 टू N2, ठीक है। तो N1 से N2 पे अगर मतलब N1 ऑर्बिट से मेरा इलेक्ट्रॉन N2 ऑर्बिट में जा रहा है, तो बताइए एनर्जी का जो भी मतलब ट्रांजिशन होगा वो एनर्जी किस लेमडा के करस्पॉन्डिंग आएगी, मैं ये निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हैं कि एनर्जी इन एनी ऑर्बिट En फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, तो मैं लिख रहा हूँ फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, लिख सकता हूँ En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर, लिख सकता हूँ या नहीं। जहाँ पे Z क्या है आपका एटॉमिक नंबर और N क्या है आपका ऑर्बिट नंबर, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन N1 से N2 में जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है, जनरल फॉर्मूला में निकालना चाहता हूँ, तो वो हो रहा है N1 से N2 में, ठीक है। तो इनिशियली आपका इलेक्ट्रॉन था nth ऑर्बिट N1 ऑर्बिट में, और फाइनली आपका इलेक्ट्रॉन चला गया N2 ऑर्बिट में, ठीक है। और आप इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी मतलब जो है लेमडा को निकालना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा या इमिट होगा इस ट्रांजिशन के दौरान, ठीक है। क्योंकि मैंने N1 N2 की वैल्यू में कोई रिलेशन नहीं बताया, N1 की वैल्यू 1 हो सकती है, N2 की वैल्यू 5 हो सकती है, तब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। N1 की वैल्यू 5 हो सकती है, N2 की वैल्यू 2 हो सकती है, तब एनर्जी रिलीज होगी। सो जो भी फोटोन इस पर्टिकुलर केस में रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा उसका लेमडा कितना, दैट मीन्स हमें लेमडा निकालना है इस ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। You said that all other series belong to IR rays, but sir, we will not get radioactive rays or what after IR rays because infrared rays, radioactive rays have less energy than IR rays. Radioactive rays क्या होती है भाई साहब? एक तो आपका जो डाउट है वो अनक्लियर। There is no rays which are radioactive rays. रेडियो रेज जरूर हो सकती है, रेडियो वेव्स, बट रेडियोएक्टिव वेव्स नहीं होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, बिल्कुल IR में ही आपका जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। कहाँ तक जाओगे आप? इन्फिनिटी तक जाओगे क्या? स्टडी कर लो आप फिर। चलिए, तो N1 की वैल्यू मैंने 2000 फिक्स कर दी और N2 की वैल्यू 2001, बताइए एनर्जी गैप कितना है? तो आप कहाँ तक स्टडी करोगे? कोई लिमिट होगी ना भाई, ठीक है। तो आपकी किताबों में जो लिमिट है वो बहुत से बहुत हम्फ्री तक है, उसके आगे नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी सीरीज आपकी किताब में लिखी हुई है उनमें लाइमन सीरीज आपकी जो है वो अल्ट्रावायलेट में है, वार्मर सीरीज जो है वो विजिबल रेंज में है, और उसके अलावा जितनी सीरीज आपकी किताब में लिखी है वो इंफ्रारेड में है। अब आप अगर चाहते हो तो आप फिर करिए खुद से एक्सपेरिमेंट। n इक्वल टू 2021 N1 और N2 इक्वल टू 2022 निकालिए, वो आ जाएगा आपका रेडियो में या किसी में। बट वो हमें पढ़ना ही नहीं है भाई, तो हम क्यों फालतू में उसमें अपना माथा माने और अपना समय बर्बाद करें, है कि नहीं? हमारी किताब में जितना लिखा है हमें उतना समझ में आना चाहिए। तो हमारी किताब में कितना लिखा है भाई? बहुत से बहुत फंड सीरीज तक लिखा है, बहुत से बहुत हम्फ्री सीरीज तक होगा। तो हम्फ्री सीरीज भी इंफ्रारेड में ही बिलोंग करती है, मैंने ये बोला है, ठीक है।
मैंने n इक्वल टू 2021 2022 की बात नहीं की है, ठीक है। ऑल्दो इनफाइनाइट सीरीज है, मैंने बोला ही है आपसे, बट हमें जितना जरूरत है उतना ही पढ़ना है ना भाई, हम थोड़ी ना सीरीज के ऊपर पीएचडी करने वाले हैं, जरूरत ही नहीं है। सो व्हाई वी वेस्ट अवर टाइम, ठीक है। अगर मेरा सिलेबस में n इक्वल टू 5 तक ही है चीजें, तो मैं n इक्वल टू 5 तक ही चीजों को नोट करूंगा, n इक्वल टू 50 के बारे में सोच के क्या ही फायदा है, ठीक है रजाउल जी। यस सर, थैंक यू। तो जितनी सीरीज मेरी किताब में लिखी हुई है उतनी सीरीज इंफ्रारेड रेंज में आती है जनरल, मैंने इससे आपको याद होगा, अदरवाइज आप इंडिविजुअली एक एक सीरीज को याद करोगे कैसे होगा। चलिए, सो ट्रांजिशन अगर हो रहा है n1 से n2 वाला, और मुझे इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन निकलेगा या एब्जॉर्ब होगा उसकी लेमडा निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? तो सीधी सी बात है, एनर्जी कंजर्वेशन है। अगर n1 से n2 जाते वक्त मेरी एनर्जी घटी, तो कितना एनर्जी घटा, उस डिक्रीमेंट ऑफ एनर्जी के करस्पॉन्डिंग मुझे लेमडा निकालना पड़ेगा, इमिट करना पड़ेगा। अगर n1 से n2 जाते वक्त मेरी एनर्जी बढ़ी, तो कितनी एनर्जी बढ़ी, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी गैप है उसके करस्पॉन्डिंग मुझे लेमडा को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैं ये जनरल बात जरूर लिख सकता हूँ कि चेंज इन एनर्जी मतलब डेल्टा ई एन शुड बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द radiation absorbed और emitted, ठीक है। अगर मैं इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करूं, मतलब हाइयर से लोअर आने की बात करूं, तो हमेशा एनर्जी इमिट होगी। अगर मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करूं, तो हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि मैं लोअर ऑर्बिट से हाइयर ऑर्बिट्स में जाऊंगा। लोअर ऑर्बिट्स की एनर्जी कम है, हाइयर ऑर्बिट्स की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो कम से ज्यादा जाओगे तो कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए आपको, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ज्यादा से कम में आओगे तो जितना भी आपकी एनर्जी में कमी हुई उतनी एनर्जी आपको रिलीज करनी पड़ेगी। सो दिस इज द बेसिक आइडिया कि जो चेंज इन एनर्जी शुड बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिटेड, ठीक है। बताइए n1 ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी हाइड्रोजन लाइक एटम में? तो उसको मैं अगर स्टैंडर्ड वे में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर। अगर z आपका एटॉमिक नंबर है और अगर हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, नो डाउट। अगर मैं n2 ऑर्बिट में एनर्जी की बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ ई नॉट जेड स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। अगर मैं एनर्जी गैप को निकालने की कोशिश करूं तो बताइए एनर्जी गैप कितना होगा, डेल्टा ई एन। सो डेल्टा ई एन विल बी En2 माइनस En1, दिस विल बी द एनर्जी गैप, ठीक है। एनर्जी गैप, अब आप मतलब प्लस माइनस साइन पे मत जाइए, आपको खुद पता है कि अगर लोअर से हाइयर में जाएगा तो एब्जॉर्ब होगा, हाइयर से लोअर में आएगा तो वो इमिट करेगा। तो बस बाय डिफॉल्ट आप तो एब्जॉर्प्शन और इमिशन के बेसिस पे मतलब आइडिया लगा सकते हैं। तो n1 और n2 की वैल्यू देख के आपको पता चल जाएगा कि वो फोटोन इमिट होना है या एब्जॉर्ब होना है। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन लोअर से हाइयर की तरफ जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा उस फोटोन को, अगर वो हाइयर से लोअर की तरफ आएगा तो इमिट करेगा उस फोटोन को, एज सिंपल एज दैट। तो En2 माइनस En1 निकाल लीजिए, सो दैट विल बी माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर एंड माइनस ऑफ माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। सो इसमें से कांस्टेंट क्या आ जाएगा, ई नॉट जेड स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो इतनी एनर्जी का गैप आएगा जब आपका ट्रांजिशन होगा n1 से n2, ठीक है। तो मैंने फाइनल माइनस इनिशियल कर लिया। एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, आपकी एनर्जी का अगर मुझे गैप निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, पहले आपकी एनर्जी थी 100, बाद में हो गई 150, सो 150 माइनस 100, दैट इज अ बेसिक आइडिया। पहले आपकी एनर्जी थी 100, बाद में हो गई 70, 70 माइनस 100, ठीक है, दैट विल बी योर मतलब चेंज इन एनर्जी माइनस 30। सो ऑफ कोर्स डेल्टा ई एन निकाल लिया आपने, और डेल्टा ई एन के साथ अब आप जानते हैं कि इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट होना है, फोटोन में, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। या तो वो एब्जॉर्ब होगा या वो क्या होगा, इमिट होगा। दैट मींस व्हाट आई कैन राइट एज पर conservation of energy, what I can say,
कि this energy gap delta En should be same as what the energy of absorbed or emitted electromagnetic radiation. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी किस फॉर्म में हम देख सकते हैं, लैम्डा या न्यू की फॉर्म में. दैट मीन्स व्हाट यू कैन राइट एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा. अगर उस रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी न्यू है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो. दैट मीन्स व्हाट आई कैन राइट एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर यूजिंग 1 and 2. तो पहली इक्वेशन एनर्जी गैप, दूसरी इक्वेशन लेमडा की टर्म्स में एनर्जी. सो ऑफ कोर्स एच सी बाई लेमडा, दैट मीन्स जो भी फोटोन इमिट होगा सॉरी या एब्जॉर्ब होगा, उस फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लेमडा शुड बी सेम एज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन गैप. ठीक है, तभी मेरी एनर्जी कंजर्व रहेगी, अदरवाइज मेरी एनर्जी तो कभी कंजर्व होगी ही नहीं. बोलिए क्लियर है? सॉरी. ओके, चलिए, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है यहाँ तक के पोर्शन में तो बताए, है क्या? ठीक, अब इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, 1/लैम्डा के टर्म्स. ये हो गया ई नॉट, ये हो गया जेड स्क्वायर, ये हो गया अपॉन एच सी, और ये हो गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. सो दिस विल बी योर बेसिक आइडिया. ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ई नॉट की वैल्यू क्या है, फिक्स है. ई नॉट की वैल्यू में कोई चेंज है क्या, बताइए. ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ई नॉट की वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. That is equal to 13.6 into 1.6 into 10 power minus 19 जूल. सो ऑफ कोर्स ये आप देख सकते हैं ई नॉट की वैल्यू. ठीक है, Z तो क्या है, एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर है, तो जो भी आपको अगर हाइड्रोजन एटम गिवन है तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो 1 है, अगर हीलियम प्लस गिवन है तो 2 है, लिथियम 2 प्लस गिवन है तो 3 है, बेरिलियम 3 प्लस गिवन है तो 4 है. तो ये आपका Z है जो कि वेरिएबल है. अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे Z की वैल्यू 1 है. H की वैल्यू आप जानते ही हैं, प्लांक कांस्टेंट है 6.625 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. और C की वैल्यू आप जानते हैं, लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ये सारी की सारी वैल्यू जब आप यहाँ पे डालोगे, देन दिस विल बी अ न्यू कांस्टेंट E नॉट अपॉन HC. सो दैट विल बी अ न्यू कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज Rydberg constant. So ये जो constant है, that is represented by RH and this is known as Rydberg constant. Important है, नोट कर लीजिएगा इसको. तो नोट कर लीजिए. ठीक है, वैल्यूज ई नॉट की वैल्यू डाल दो, एच की वैल्यू डाल दो, सी की वैल्यू डाल दो. ठीक है, तो जब आप इन सब की वैल्यू डाल देते हैं तो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आती है, एग्जैक्ट टर्म्स में निकल के आती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, या इसी को हम देख सकते हैं 10967700 मीटर इनवर्स. ठीक है, याद रखने का तरीका क्या है, अगर आप इसे याद रख सकते हैं, मेमोराइज करना चाहते हैं, तब आप ऐसे मेमोराइज करिए 109 109 678. तो ये क्या है, एक एग्जैक्ट वैल्यू ही है, मतलब आसपास की वैल्यू है.
लेकिन याद रखने का के लिए आसान है। 109, 9 के बाद 678, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो पास में ही वैल्यू है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। 677 और 678 में कोई अंतर नहीं है। तो ये वैल्यू आपको बुक्स में लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, बोलिए, किसी को कुछ कहना है तो अभी बोले। ठीक है, आगे बढ़ूंगा। चलिए, तो इसी को अगर मैं ढंग से लिख लूं तो मैं लिख सकता हूँ 1/λ इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर minus 1/n2 square, and this is the most famous equation by which we can study the atomic spectra और electronic transitions। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो n1 से n2 में जा रहा है, ठीक है, या n1 से n2 में आ रहा है, ऑफ कोर्स उसके लिए आप जनरली ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। ठीक है, ये काम बिल्कुल आप कर सकते हैं। RH की जो वैल्यू है दैट इज फिक्स, सो दैट इज 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे आप कर लीजिए। ठीक है, Z आपका एटॉमिक नंबर है, n1 और n2 आपके इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट के नंबर है। ठीक, तो ये फॉर्मूला जो है बहुत ही फेमस फॉर्मूला बन जाता है। और याद करिए 1/λ को ही आप क्या बोलते हैं, न्यू बार, इसी को हम बोलते हैं वेव नंबर। सो दिस वेव नंबर की फॉर्म में भी एनालिसिस हो सकती है। ठीक है, क्योंकि न्यू बार इज 1/λ, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि न्यू बार मतलब नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ, सो 1/λ ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर है बात, किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताएं। नहीं सर। ओके, तो अब आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो गए, तो क्यों ना फिर आप लोग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, एनर्जी ट्रांजिशंस वाली। तो आप किसी भी ऑर्बिट से किसी दूसरी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन गया तो वो कितने वेवलेंथ का फोटोन खाएगा या कितनी फ्रिक्वेंसी का फोटोन इमिट करेगा, ये आप निकाल सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला, और बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलिए, तो एक दो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व करिए, देखिए आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, तो लिखिए क्वेश्चन। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड when an electron falls from fourth stationary orbit in Lyman series। चलिए, ये सवाल है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इम्पोर्टेंट चीजें क्या बन जाती हैं, n1 n2 को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि बाकी सब Z को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, हाँ ये मैंने लिखना छोड़ दिया, इन हाइड्रोजन एटम। तो भैया सबसे पहली चीज क्या आपको पता है, मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, आपको आगे वाला सवाल दूंगा। तो आगे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सबसे पहले Z निकाल लीजिए, हाइड्रोजन एटम है, Z की वैल्यू 1 है। ठीक है, उसके बाद n1 की वैल्यू क्या है, जैसे आपको पता चला लाइनमैन सीरीज, तो n1 की वैल्यू 1 हो गई। n2 की वैल्यू कितनी है, कौन सी ऑर्बिट से वो उछल कूद मचा रहा है, फोर्थ ऑर्बिट से, तो फोर्थ ऑर्बिट हो गई। सो n1 पता चल गया, n2 पता चल गया, Z पता है, सीधा फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा बताइए, तो आंसर निकल के आएगा 1/λ
is equal to RH Z square 1 upon 1 square minus 1 upon 4 square. So RH Z square तो 1 square हो ही गया, ये हो गया 1 minus 1 by 16. So that is equal to 15 RH by 16. RH की वैल्यू डाल दीजिए, लैम्डा आपको निकल जाएगा 16 by 15 RH सेंटीमीटर में या फिर मीटर में, जो भी वैल्यू आप यूज करें RH की. अगर आप ये वाली वैल्यू यूज कर रहे हो तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा, अगर 2 जीरो बढ़ा के कर रहे हो तो मीटर में आंसर आएगा. ठीक है, तो अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालूं तो वो कितना आएगा, 16 डिवाइड बाई 15 इंटू 109678 सेंटीमीटर्स. सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी निकल के आनी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी 9.7 इंटू 10⁻⁻8 मीटर्स. ये आपका आंसर है. समझ में आई बात, बोलो जल्दी. क्लियर, कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक है, तो लाइमन सीरीज से हमें क्या पता चला कि आपके इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट में आना है, क्योंकि अगर लाइमन सीरीज बोल दिया गया है तो फाइनल स्टेट तो n=1 है, ये बात पक्का है. ठीक है, और फोर्थ ऑर्बिट से पता चला कि 4 से 1 पे आना है. तो जैसे ही आपको n1 n2 पता चल गया, z पता चल गया, तो फॉर्मूला लगाइए, सीधा आंसर आएगा ही आएगा. आपका आंसर कहाँ जाएगा? ठीक है, क्लियर. तो आपको बस n1 n2 चाहिए और फाइनली z की वैल्यू चाहिए. जैसे आपको n1 n2 मिल जाएगा, आंसर तो आ ही जाएगा. याद रखिए, अगर आपने RH की वैल्यू 109678 लिया है तो आपका लैम्डा सेंटीमीटर में आएगा. ठीक है, उसको फिर आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा. अगर आप डायरेक्ट मीटर में आंसर निकालना चाहते हैं तो 109678 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, तो आपका आंसर फिर सीधा मीटर में आएगा. ठीक है, चलिए, कोई कुछ कहना चाहता है? किसी को कोई डाउट है? बोलिए. और देखिए, थोड़ा इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाइए. दिमाग लगाने का मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं आपको नहीं पता चल रहा है कि n1 की वैल्यू 1 है या n1 की वैल्यू 4 है, तो आप थोड़ा स्मार्ट बन जाइए. स्मार्ट बनने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे 4 स्क्वायर लिख देता, मैं इसको 1/4 स्क्वायर माइनस 1/1 स्क्वायर लिखता, तो मेरा लैम्डा नेगेटिव आ जाता. क्या कभी लैम्डा नेगेटिव हो सकता है? नहीं. तो प्लस माइनस होने का मतलब क्या है, प्लस माइनस होने का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन या एमिशन है, ऐसे समझिए. तो आप अपने आप फॉर्मूले को उसी फॉर्म में लिखिए कि लैम्डा पॉजिटिव है. ठीक है, ओके. लैम्डा नेगेटिव होने का मतलब कुछ है ही नहीं, लैम्डा तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा. तो आप हमेशा अपने फॉर्मूले को, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपसे कोई थ्योरेटिकल सवाल तो पूछने से रहा, आपसे सवाल कैसे आएंगे, एप्लीकेशन वाले ABCD ऑप्शन होंगे, तो आप क्यों फालतू में पढ़ोगे कि एब्जॉर्प्शन है कि इमिशन है. आप तो n1 n2 की वैल्यू जो मिल रही है, छोटी वैल्यू को n1 पे रख दीजिए, बड़ी वैल्यू को n2 पे रख दीजिए, तभी ना आपका लैम्डा पॉजिटिव में आएगा. अदरवाइज तो लैम्डा नेगेटिव में आने लग जाएगा, वो तो आंसर होगा ही नहीं. ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट भी बनिए. ठीक है, केवल हार्डवर्क से काम नहीं होगा. ठीक है, तो स्मार्ट बनने का मतलब क्या है भाई, ऐसे n1 n2 को फिट करिए कि भैया आपका फॉर्मूला जो है वो लैम्डा की पॉजिटिव वैल्यू दे. ठीक है, अब अगर मैं n1 की जगह पे 4 डाल देता, n2 की जगह पे 1 डाल देता, तो मेरा लैम्डा नेगेटिव में आता. क्या लैम्डा नेगेटिव हो सकता है? नहीं. क्या डिस्टेंस ट्रेवल नेगेटिव हो सकती है? नहीं. डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू 0 है, लैम्डा की मिनिमम वैल्यू 0 है. ठीक है, बोलिए. ओके, तो थोड़ा स्मार्ट बनिए, इसमें क्या ही दिक्कत है. चलिए चलिए, तो अगले सवाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक साथ, आप लोग एक साथ सॉल्व करिएगा. तो अगला क्या है, अगला सवाल है, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द शॉर्टेस्ट wavelength in Balmer series of hydrogen atom.
अगला सवाल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ alpha line of ratio of wavelength of alpha line in Lyman series to that of beta line of Palmer series in हाइड्रोजन एटम। चलिए सॉल्व कर दीजिए दोनों। चलिए तो मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिए, दोनों की वैल्यू आपको निकाल ली है, ठीक है। तो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम वैल्यूज निकलनी चाहिए, मतलब आपको ऐसे काम करना है, केवल मल्टीप्लाई डिवाइड करते ही रहें, आंसर ना निकले तो कोई फायदा नहीं, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट निकालने की कोशिश करिए। स्टार्ट हो जाइए और दोनों को सॉल्व करिए। 5 मिनट का समय है आपके पास। 5 मिनट बाद में फिर से प्रकट हो जाऊंगा। स्टार्ट हो जाइए।
हाँ जी, सॉल्व हो गया। हेलो। हम्म, चलिए तो पहले के आंसर की बात करते हैं। तो क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है। शॉर्टेस्ट मतलब लेमडा मिनिमम, लेमडा मिनिमम मतलब एनर्जी मैक्सिमम। समझ रहे हो मेरी बात। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या है, लेमडा मिनिमम, दैट मींस एनर्जी मैक्सिमम। क्योंकि एनर्जी क्या होती है, एच सी बाई लेमडा। ये समझने वाली बात है। और कौन सी सीरीज में, बामर सीरीज में। याद करिए बामर सीरीज क्या है, मैंने आपको बना के दिखाया। तो बामर सीरीज है ये। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगी, जब एनर्जी मैक्सिमम होगी। एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से कहाँ पे आए, 2 पे आए। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। व्हाई, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी। क्लियर, समझ आई बात। मतलब n1 की वैल्यू तो 2 हो गई, बट n2 की वैल्यू कितनी हो गई, इंफिनिटी। यही तो समझना था आपको, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू इंफिनिटी। अब आप सॉल्व कर लीजिए। सो 1 बाई लेमडा, सो लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर हाइड्रोजन एटम 1/2 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर। तो ये तो हो गया भैया 0। तो ये कितना निकल के आया, RH/4। बस तो सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा आंसर। सो लेमडा मिनिमम इन बामर सीरीज इज इक्वल टू 4/RH। सो दैट विल कम्स आउट टू बी 4 बाई कितना, 109,67800 मीटर्स। सॉल्व कर लीजिए इसको, यू विल गेट योर आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है, समझ में आया सबको, ठीक है। तो जो चीज गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग आपको n1 n2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज तो दिक्कत ही होगी आपको, आप कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। और फिर आप लास्ट में RH की वैल्यू को रख दीजिए। अगला सवाल जो है वो बहुत लंबा हो सकता है अगर आप उसको ट्रेडिशनली सॉल्व करें, लेकिन जब भी आपको ऐसे सवाल मिले जिसमें रेशियो निकालना हो तो आप कभी भी उसको पूरा सॉल्व मत करिए, क्योंकि जो कॉमन चीजें हैं, सेकंड आंसर। हाँ जो भी है ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि आप जब भी आपको रेशियोज की बात हो तो रेशियो की बात में आप कभी भी उसको ट्रेडिशनली सॉल्व मत करिए, जो कॉमन टर्म्स हैं उनको अलग रखिए ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। जैसे इस केस में वो क्या बोल रहा है, एल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड बीटा लाइन ऑफ बामर सीरीज। चलिए तो इसको पहले आप लिख लीजिए, एल्फा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो जैसे ही आपको अल्फा लाइन लाइमन सीरीज का मिला, n1 की वैल्यू कितनी हो गई लाइमन सीरीज के लिए 1, और n2 की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा मतलब फर्स्ट लाइन, n2 की वैल्यू हो गई 2। और बीटा लाइन ऑफ बामर सीरीज, बामर के लिए n1 की वैल्यू कितनी है 2, और n2 की वैल्यू कितनी होगी, बीटा लाइन मतलब सेकेंड लाइन। तो बामर सीरीज में सेकेंड लाइन क्या होगी, पहली लाइन होगी 3 से 2, दूसरी लाइन होगी 4 से 2। सो n2 की वैल्यू क्या होगी 4, ठीक है। बस अब आप निकाल लीजिए 1 लेमडा, उसको अल्फा लिख दीजिए। सो 1 लेमडा अल्फा कितना आएगा, RH 1 स्क्वायर और 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, क्या निकल के आया, RH/4। बोलो निकल के आया नहीं, क्लियर है, सॉरी RH/4 नहीं आया, 1 माइनस 1/4 मतलब 3RH/4। यस सर, 3RH/4। ठीक है। सिमिलरली 1 बाई लेमडा बीटा कितना आएगा, RH अगेन 1 स्क्वायर, अब आ जाएगा 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस 1/16। बोलो आएगा या नहीं आएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको, 4 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। सो RH/4 अंदर आएगा 1 माइनस 1/4, सो हो जाएगा 3/4। सो दैट इज 3RH/16। बोलो आएगा या नहीं आएगा, क्लियर है। यस सर, यस सर। बस दोनों को डिवाइड कर दो, आपको RH की वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं है, कितना आसान है। दोनों को डिवाइड करोगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए। सो इक्वेशन आपको किसका रेशियो निकालना था, ऊपर चाहिए लाइमन
अल्फा और नीचे चाहिए बीटा, तो 2 से 1 को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1, क्या मिलेगा आपको? 1/2 में क्या था? 1 लैम्डा बीटा अपॉन 1 लैम्डा अल्फा, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ मिलेगा 3RH/16 डिवाइड बाई, ऊपर कितना मिलेगा? 3RH/4, 3RH/4। ठीक है, ये तो चला जाएगा ऊपर, आ जाएगा यहाँ पे, 4 चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा यहाँ पे। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो आ जाएगा आपको लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा बीटा इज इक्वल टू 3RH इंटू 4 अपॉन 3RH इंटू 16। 3RH कैंसिल हो गया, 1/4, दैट वुड Yes, बी sir. योर आंसर। खत्म, समझ में आई बात? तो अब इसके ऊपर सवाल जो है वो आप जरूर सॉल्व करिए। सवाल जो है वो आपके मॉड्यूल में मिल जाएंगे, नहीं तो आज मैं आपको एक नया डीपीपी भेजूंगा, उसमें आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के ऊपर, ठीक है? तो जिनको आप सॉल्व करिएगा, ठीक? अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके आगे वाले टॉपिक की, मतलब लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल की। तो अभी तक तो बोर्स मॉडल बहुत बढ़िया रहा, लेकिन बोर्स मॉडल में क्या कमियां हैं उनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और उन कमियों को कैसे दूर किया गया, फिर हम बात करेंगे आगे के टॉपिक्स की, ठीक है? तो आराम से आप लोग खत्म करिए। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. पहला सर सर नोट दे दीजिए ग्रुप में सर। सर ये व्हाट्सएप पे दे देना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट्सएप पे दे दिया है मैंने, दे नहीं देना है, चेक कर लीजिए, ठीक है? Thank you, sir. ओके, बाय बाय सर। बाय।